Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss phylum Echinodermata, the spiny skinned animals. So let's move to the classboard. So dear students, phylum Echinodermata तो तकरीबन 5000 इसकी स्पीशीज़ हैं, approximately 5000 species known और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट MCQ मार्क कर लें, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, exclusively marine, living at sea bottom. Clear? इससे पहले एक्सक्लूसिवली मैरीन का वर्ड यूज किया गया था इन द सिफेलोपॉड्स और किफेलोपॉड्स। तो ये दो ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक्सक्लूसिवली मैरीन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसको मार्क कर लीजिए। ये पूरा का पूरा फाइलम एकाइनोडर्मेटा, इट इज़ एक्सक्लूसिवली मैरीन। और इससे प्रीवियसली जब हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस लेक्चर दैट इज द मोलस्क, तो मोलस्क के अंदर जो थर्ड क्लास थी दैट वाज किफेलोपॉड्स, वो एक्सक्लूसिवली मैरीन थे। ठीक है, तो ये दो जगहों पर ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये रहते ही समंदरी पानी के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, ये अगर लिटरल मीनिंग की तरफ जाएं तो एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइन कहते हैं कांटाइनुमा, ठीक है, और डर्म का मतलब होता है स्किन। तो ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें एनिमल्स की स्किन जो होती है उसमें कांटेनुमा स्पाइंस मौजूद होते हैं। ये इस तरह के कांटे नहीं है कि जो कि बहुत रैश होते हैं, मतलब कि, लेकिन रफ सी सरफेस होती है, इस वजह से इनको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहा जाता है। सो दे आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। क्लियर? अच्छा, इनमें कुछ यूनिक फीचर्स हैं इस फाइलम के अंदर। इसमें वो स्टार फिश वगैरह आपने नाम सुना होगा, देखा भी होगा, सी स्टार्स वगैरह, ये इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। पहले हम बात करते हैं इनका स्केलेटन के हवाले से, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, थोड़ा सा यूनिक करेक्टर है इनका। तो स्केलेटन, अब इनका जो स्केलेटन है उसके अंदर मौजूद हैं बाकायदा तौर पर छोटी छोटी प्लेट्स, जिनको जो कि मीजोडर्म से डिराइव होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो स्केलेटन है वो भी मीजोडर्म से डिराइव होता है, वो भी आगे चलकर हम इसको डिस्कस भी करेंगे। लाइक मीजोडर्म से आप बल्कि सेकेंड ईयर में इसकी डिटेल पे आएंगे, चैप्टर नंबर 19 के अंदर, इन ग्रोथ और डेवलपमेंट के नोटोकॉर्ड अगला आगे आने वाले चंद लेक्चर्स में हम इसको भी डिस्कस करने हैं। नोटोकॉर्ड से बनता है हमारा एक्सियल स्केलेटन, और नोटोकॉर्ड डिराइव होती है फ्रॉम द मीजोडर्म। तो इसी तरह से इनके अंदर भी मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन मौजूद है। ठीक है, दे हैव मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन made up of bony plates interconnected with special flexible muscles, जो कि हमारे मसल से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो ये इनके स्केलेटन के हवाले से इसको देख लें थोड़ा सा। तो इस तरह से ये बोनी प्लेट्स हैं। तो चूंकि इसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है ये सी स्टार, या जिसको हम स्टार फिश भी बोलते हैं, तो उसी के हवाले से मैं इनके सारे सिस्टम्स को डिस्कस करूंगा। तो क्योंकि
इनके अंदर सब के अंदर प्लान तो यही है, ठीक है। इसी तरह से ये प्लान मौजूद है। तो ये बोनी प्लेट्स, ठीक है, इनके अंदर हार्ड प्लेट्स हैं। सो लाइक दिस। और इन प्लेट्स के दरमियान खास किस्म के, मैंने आपको बताया, मसल्स हैं, ये आपस में उससे इंटरकनेक्टेड हैं, लाइक दिस। और काफ़ी देर तक ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट रह सकते हैं, हमारे मसल्स की तरह नहीं है। हमारे मसल ज़्यादा देर तक अगर कॉन्ट्रैक्ट रहें, यानी स्केलेटल मसल, तो वो तो थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर खासियत है कि ये कुछ स्पेशल केस है। सो दीज आर द मसल्स जिससे ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। सो दीज आर द बोनी प्लेट्स विच आर ऑसिफाइड प्लेट्स। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि थोड़ा वर्टिकल भी होती हैं। So these are the bony plates which are derived from the mesoderm, और ये muscles क्लियर, जो कि इनको आपस में जोड़ के रखते हैं। और कुछ इसमें से प्लेट्स इस तरह से भी हैं, फिर इस तरह से वर्टिकल प्लेट्स भी मौजूद हैं, और उनके ऊपर फिर क्यूटिकल मौजूद है, ठीक है। अब मैं सिर्फ सारे आर्म्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। सो इस तरह से ये एक आर्म बन गया। तो देख रहे हैं ऊपर स्किन बन, ये स्पाइन बन के, तो ये स्पाइन जिस तरह के नहीं है जो कि ख़तरनाक हों, मतलब कि रैश नहीं है, शार्प नहीं है, इस तरह से। सो लाइक दिस। सो दिस इज देयर स्केलेटन। ये बात आपको क्लेरिफाई होगी। तो ये एक तो बोनी स्केलेटन जिससे इनका एंडोस्केलेटन बन रहा है, और फिर उसके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन, यानी कि बेसिकली हम इसको एक्सोस्केलेटन नहीं कह सकते बिकॉज कि एक्सोस्केलेटन पूरी बॉडी के बारे, ये इसकी अंदर मौजूद है बॉडी, जैसे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है हमारा बोन्स, इसी तरह से इनके अंदर मौजूद है। तो ये एक स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस है कॉर्डेट्स के हवाले से भी, क्लियर। और दूसरी चीज़, ये तो इनके स्केलेटन के हवाले से बात हो गई। थोड़ा सा आप डिस्कस करते हैं इसके बेसिक पॉइंट्स, हम पहले यहाँ पर मेंशन कर लें, जो कि इट्स अ ट्रिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, ठीक है। और सिमेट्री इसकी डियर स्टूडेंट्स मैं इस चैप्टर के शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ, जब हमने ग्रेड रेडिटी और ग्रेड बायलेट्रिया की बात की थी, तो उसमें ग्रेड बायलेट्रिया के अंदर इसकी स्पेशल एक केस डिस्कस किया था एकाइनोडर्मेटा का, वही यहाँ पर मौजूद है। तो सिमेट्री इनमें वो भी यूनिक है कि इसमें जो एडल्ट्स हैं दे शो रेडियल सिमेट्री, और जो लार्वा दे शो बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। इनके अंदर ये एक एक्सेप्शन मौजूद है, ठीक है। और इनकी बॉडी फॉर्म्स की बात करें, शेप्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द शेप्स, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ शेप्स को। तो मुख्तलिफ शेप्स में इनकी बॉडी मौजूद है, लाइक फ्लैट भी हैं, बिस्किट की तरह के, जैसे बिस्किट होता है सेम उसी तरह से बिस्किट, बिस्किट लाइक, ठीक है। दैट इज केक अर्चिन, उसे केक अर्चिन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इलोंगेटेड बॉडी मौजूद है, थोड़ी सी, उसे सी क्यूकम्बर, जैसे खीरा होता है क्यूकम्बर, उसी तरह से इलोंगेटेड बॉडी खीरे की तरह की, वो भी इनके अंदर मौजूद है। इसी तरह से इनके अंदर ओवल या स्फेरिकल कह सकते हैं उसको, थोड़ा सा स्फेरिकल
दैट इज सी अर्चिन। स्फेरिकल या ग्लोबुलर बॉडी। इसी तरह से स्टार शेप्ड, तो स्टार शेप्ड में एक तो सी स्टार, ठीक है, इसमें लॉन्ग आर्म्स हैं, शेप स्टार है, सी स्टार, स्टार शेप्ड विद शॉर्ट आर्म्स। और इसी तरह से द ब्रिटल स्टार, दैट हैज लॉन्ग आर्म्स। ठीक है, तो ये इनकी कुछ शेप्स के हवाले से बात होगी। तो सी स्टार जिसको हम बात करें, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें स्टार शेप तो है लेकिन शॉर्ट आर्म्स, ठीक है। और लाइक किस तरह से कुछ बन जाएगी इनकी, ये केक अर्चिन, ठीक है, इस तरह से फ्लैट बिस्किट की तरह का इलोंगेटेड बॉडी जो है इस तरह से, केक अर्चिन, दैट इज सी क्यूकम्बर। और ग्लोबुलर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये सी अर्चिन। और स्टार फिश या जिसको सी स्टार भी कहते हैं, इस तरह से, दिस इज सी स्टार। या फिर दिस इज ब्रिटल स्टार। तो यहाँ पर स्टार शेप तो है लेकिन आर्म्स उसके लॉन्ग हैं, दिस इज कॉल्ड एज ब्रिटल स्टार। सो दैट वाज अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। तो ये कुछ बात हुई उनकी शेप्स के हवाले से। दैट वाज रिगार्डिंग द स्केलेटन। अब थोड़ा सा बात करते हैं इनके यूनिक फीचर की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका जो फीचर है जिसके हवाले से हमने बात करनी है, दैट इज देयर वाटर वैस्कुलर सिस्टम। जो सबसे ज़्यादा यूनिक करेक्टर्स है इनका, दैट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस तरह से है, ऊपर एक छन्नी की तरह की, एक सीव की तरह की एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं मैड्रिपोराइट। यहां से फिर एक ऐसे पाइप सा निकलेगा, इट विल ओपन इनटू a ring shaped structure। और इस रिंग से निकलेंगे 5 कैनाल्स, लाइक दिस। और सिर्फ एक की डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा, इस वाले की डिटेल शेयर करूंगा आपसे, ठीक है। तो ये ऊपर जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, इसे कहते हैं सीव या इसे कहते हैं मैड्रिपोराइट। मैड्रिपोराइट, यहां से वाटर एंटर होगा, यहां से। फिर ये पाइप सा जो नीचे नजर आ रहा है, इसे कहते हैं स्टोन कैनाल, दैट इज कॉल्ड स्टोन कैनाल। और फिर ये एंटर होगा इनटू रिंग कैनाल, ये रिंग सा जो नजर आ रहा है इसे कहते हैं रिंग कैनाल। और रिंग कैनाल से फिर आगे 5 आर्म्स के अंदर ये रेडियल कैनाल्स, और हर रेडियल कैनाल के एंड के ऊपर मौजूद हैं यहां पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, और साथ में थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब फीट।
तो वाटर आएगा इनके अंदर, दिस इज कॉल्ड एज एम्पुला, और उसके नीचे ये वाले है एक्चुअली द ट्यूब फीट, ये नीचे जैसे ट्यूब्स की तरह के। तो वाटर एंटर हुआ यहाँ से रिंग कैनाल में, स्टोन कैनाल से होता हुआ रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से होता हुआ रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल में एम्पुला के अंदर ये स्टोर हो जाता है, जिससे एम्पुला क्या होंगे, वो डायलेट हो जाती है। अब ये जिस डायरेक्शन में इसने मूव करना होता है, तो अपने ट्यूब फीट को उस ये पानी को इस तरह से प्रेस करेगा, ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम है बाकायदा तौर पर। ये वाटर को नीचे से जब ये कंप्रेस होगा, इसका बल्ब, इस एम्पुला, ये एम्पुला कंप्रेस होगा तो वाटर विल बी पोर्ड डाउन, और फिर जिस डायरेक्शन में मूव करना है उस डायरेक्शन में इसके जो ट्यूब फीट हैं वो ऐसे एक्सटेंड हो जाएंगे। जैसे इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है तो ये सब की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। सो थाउजेंड्स ऑफ दीज ट्यूब फीट आर देयर, और जिसकी मदद से ये ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। इसकी आइज नहीं है, इसका हेड नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद ये सेंसरी ऑर्गन्स का काम भी कर रहे हैं। ये ट्यूब फीट इसको लोकोमोट करने में भी काम दे रहे हैं। यही ट्यूब फीट इसको जो है वो स्विम करने में भी काम देते हैं, ठीक है। और अपने दुश्मन को, अपने प्रे को पकड़ने में इनकी वजह से ये हेल्प भी लेते हैं, ठीक है। सो ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इनका। वाटर वैस्कुलर सिस्टम बाकायदा तौर पर हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे होता है उसी तरह से काम करता है। तो ये कंप्रेस होगा, वाटर इज रिमूव्ड, ठीक है, और फिर ये ऐसे सक्शन प्रेशर के ज़रिए ऐसे टच करेगा इसको नीचे, और ये आगे इस तरह से लाइक दिस, इस तरह से मूव करते चले जाएंगे। ये इसके ये ट्यूब फीट है, तो जिस डायरेक्शन में जाना एक्सटेंड होते जाएंगे इस तरह से लाइक दिस, और ये इस तरह से ये मूव करते चले जाएंगे, ये ट्यूब फीट, ठीक है। इनमें से वाटर निकलेगा, सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा, ये सक्शन प्रेशर के ज़रिए या वहाँ पर ज़मीन के साथ या वो अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे, फिर रिलीज करेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से लाइक दिस। सो दिस इज हाउ दे यूज टू मूव बाय दिस वाटर वैस्कुलर सिस्टम। सो ऊपर, अब ये ऊपर वाली सरफेस है डोर्सल सरफेस। इसकी जो डोर्सल सरफेस है इसको एबोओरल सरफेस भी कहते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। दैट इज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, वो इनके अंदर डेवलप्ड है, ठीक है। और वो किस तरह से होगा, ये आपको उस ऊपर से डोर्सल सरफेस दिखा रहा हूँ इसकी। तो डोर्सल सरफेस पे जहाँ पर ये मैड्रिपोराइट है, जहाँ पर ये मैड्रिपोराइट है, इसी के पास ही इसके होती है एनस, यहीं पर मौजूद है, इसी के आसपास होती है एनस। और ये नीचे की तरफ, अब जो इसका माउथ है, लेट्स सपोज कि ये स्टारफिश है, 5 इसके आर्म्स, ठीक है। तो ऊपर वाली सरफेस ये डोर्सल सरफेस और ये वेंट्रल सरफेस, इसका माउथ नीचे वेंट्रल सरफेस पे होता है। तो वेंट्रल सरफेस इस वजह से इसकी कहलाती है, नीचे वाली यहाँ पर इस साइड पे माउथ है, तो ये वाली कहलाती है ओरल सरफेस, जहां पर इसका माउथ है इस नीचे वाली सरफेस पे। और इसके ऑपोजिट जो ऊपर जो डोर्सल सरफेस है जहां पर होता है एनस, इसे कहते हैं एब ओरल, इसे एब ओरल सरफेस, ऑपोजिट टू द ओरल, एब ओरल सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एनस ऊपर वाली साइड पे है, नीचे वाली साइड पे वेंट्रल इसका वो जो है माउथ लोकेटेड है। और यहीं से फिर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो बेहतरीन डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पर इनके वो बाकायदा तौर पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद हैं 5 आर्म्स के अंदर, ये ऐसे रन करेंगे, ठीक है। ये इनके इंटेस्टाइन्स और उसके साथ ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एवरीथिंग इज देयर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन का, दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं इसके। और यहाँ पर ऊपर वाले साइड पे एनस और नीचे वाले साइड पे माउथ। अब करेगा क्या है, जैसे ही अपने सबस्ट्रेट के ऊपर जाता है तो अपने माउथ को बाहर निकालता है, और माउथ को निकालने के बाद अपने जो माउथ से, ये वाला नीचे वाला माउथ, वहीं से अपने स्टमक को बाहर निकालता है। जो माउथ रीजन है उसका ओरल रीजन है, वहीं से स्टमक को बाहर निकालता है और वो अपने सबस्ट्रेट को
या जो इसका जो प्रे होता है उसको एज इट इज़ उठा लेता है और इनको खा जाता है, ठीक है, लाइव एनिमल्स को, यानी उसको शिकार करता है ये। सो दैट इज़ रिगार्डिंग देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेहतरीन किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों सर्फेसेस, तो वेंट्रल सरफेस पे मौजूद है। ओरल सरफेस को वेंट्रल सरफेस भी कह सकते हैं। सो हियर इज लोकेटेड द माउथ, क्लियर। अब ओरल सरफेस या इसको डॉर्सल सरफेस कहेंगे, दिस इज डॉर्सल सरफेस, क्लियर। और जहां तक बात है इसके नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम कोई वेल डेवलप नहीं है। नाउ ओवर हियर द नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में सिर्फ एक रिंग मौजूद है जो कि ब्रेन का काम करेगा, ठीक है, कोई वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं है इनका, ठीक है। सो लाइक दिस, तो बिल्कुल सेंटर में एक रिंग मौजूद है, इसे नर्व रिंग कहते हैं, और वहां से निकल रही हैं नर्व्स पांचों आर्म्स के अंदर। सो दीज आर द नर्व्स, ठीक है। सो दैट इज देयर नर्व सिस्टम, नॉट सो मच डेवलप्ड। दीज आर रेडियल नर्व्स जो कि हर आर्म के अंदर जाएंगी, और ये सेंटर में मौजूद है नर्व रिंग। तो मतलब कि जो इनकी ख़ास तौर पर इनका जो ट्यूब फीट है, इनकी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। और बड़ी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, बहुत सियाना सा ये एनिमल है, तो ये बड़ा कोऑर्डिनेट वे में एक ही साइड में मूव करता है या स्विम करता है, क्लियर। और जहाँ तक बात इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो ख़ास डेवलप नहीं है। ख़ास तौर पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डेवलप नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका वेल डेवलप नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ बेहतर है। नाउ देयर reproductive system, तो reproductive system इनके अंदर developed है, ठीक है। they have separate sexes, usually और testes in males and ovary in females. Now their excretory system, it is not well developed, not well developed. If we talk about their respiratory system, it is also not very well developed, not well developed. If we talk about their circulatory system, it is also not well developed. And now there is something special regarding their larval forms. So two kinds of larvae have been discussed in our book. उनका नाम दिया गया है. One is Brachyolaria and Bipinnaria. Okay.
तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो इनमें 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, लार्वल फॉर्म्स में 5 फॉर्म्स हैं, लेकिन इन 2 का जिक्र है। और ये दिखने में कुछ इस तरह से लग रही होती हैं। इनका बस एक ओवरव्यू बताता चलूँ। लाइक दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिखने में इस तरह से इनका लार्वा लगता है। तो क्या मुझे बता सकते हैं कि इसके सेंटर, ये लेट्स सपोज कि ये इसका सेंटर है, तो मैं अगर इसको इस तरह से कट करूं तो क्या ये इक्वल हाफ में कट हो जाएगा, या इसको मैं इस तरह से कट करूं तो तब क्या ये इक्वल हाफ में कट हो जाएगा? सो द आंसर इज नो। सिर्फ एक ही तरीका है इसको इक्वल हाफ में करने का, वो है कि यहाँ से सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास करें और इसको लेफ्ट और राइट साइड्स में डिवाइड कर दें। तो जो इस तरह से डिवीजन होती थी, इस तरह की सिमेट्री को हम क्या कहते हैं? बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, सो दिस इज द दे पोजेस बायलैटरल सिमेट्री। और अगर इनके एडल्ट फॉर्म्स की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट देयर एडल्ट फॉर्म्स, तो उनमें सिमेट्री की बात करें तो अब उनमें किस तरह से, जैसे कि सी स्टार, सो दिस इज सेंट्रल डिस्क, इसे कहते हैं दिस इज सेंट्रल डिस्क। और ये इसके 5 आर्म्स, एंड दीज आर द आर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से रख के ये सेंट्रल एक्सिस का, आप इसको इस प्लेन पे कट करें, आप इसको इस प्लेन पे कट करें, या किसी भी प्लेन पे कट करें, सेंट्रल एक्सिस से पास करना चाहिए वो प्लेन। तो मल्टीपल प्लेन से इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। सो दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड, ये कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री। तो ये इनका एक ये एक्सेप्शन थी इनके सिमेट्री के एतबार से। और डियर स्टूडेंट्स, ये जब हमने शुरू में सेकंड लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट जब हमने ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बायलेट्रिया को डिस्कस किया था, और ग्रेड बायलेट्रिया के अंदर इसकी मैंने ये एक्सेप्शन को डिस्कस किया था कि इनके जो एडल्ट्स हैं वो रेडियल सिमेट्री पोजेस करते हैं, और जो इनकी लार्वल फॉर्म्स हैं वो बायलेटरल सिमेट्री को जो है वो पोजेस करती हैं। क्लियर? इनके अंदर एक और बहुत ही अहम किस्म की एक खासियत, जो कि सिर्फ इनको अल्लाह ताला ने इनसे प्रीवियस वालों को देखे तो इनमें ये ख़ास एक करेक्टर दिया, दैट इज रीजनरेशन। दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द एबिलिटी टू रिपेयर the injured or lost part of body, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, और ability to repair or regain the injured or lost part of body is called regeneration। तो ये इनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये वाली खासियत रखी तमाम एनिमल्स में। अगर हम इसमें बात करें ये इसकी सी स्टार की, इफ सेंट्रल डिस्क रिमेन्स इंटैक्ट, अगर वो इंटैक्ट है, वो ख़राब नहीं हुई, वो उसमें कोई इशू नहीं आया, इट कैन रीजनरेट all the 5 arms।
ऑल द 5 आर्म्स, 5 के 5 आर्म्स में इसको रीजनरेट कर सकती है। इस तरह से सी अर्चिन, ठीक है, द सी अर्चिन, ये सेंट्रल डिस्क और ये इसके 5 आर्म्स। इफ यू कट देम विद एनीथिंग, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया। इफ दे आर कट लाइक दिस, और नाउ व्हाट विल हैपन, this will regenerate, the arms will be regenerated like this। तो ये इनके अंदर खासियत है। इसी तरह सी अर्चिन के अंदर उसका कीमा बना दिया जाए, इफ इट इज मिन्स्ड, तो उसकी हर पार्ट से जो रीजनरेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है और पूरा ऑर्गेनिज्म नया बन सकता है। लेकिन ये प्रोसेस उनके अंदर काफ़ी स्लो है, but they have the ability to regenerate। अब डियर स्टूडेंट्स, इतनी सारी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पढ़े, तो इनमें हमने सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कुछ बेहतर पाया, ठीक है, ये कुछ बेहतर है, डेवलप्ड है। बाकी सारे सिस्टम देखें जो इनके एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ये वेल डेवलप नहीं है। तो फिर इनवर्टिब्रेट फाइलम के अंदर या फाइला के अंदर इसको टॉप पे क्यों रखा गया? क्योंकि इसके फ़ौरन बाद अब जो नेक्स्ट फाइलम है वो हेमिकॉर्डेटा है, वो कॉर्डेट से बिलोंग करेगा। तो फिर इनवर्टिब्रेट फाइलम इसको क्यों टॉप पे रखा गया? हालांकि इनके देखें, अगर ऑर्गेनाइजेशन देख लें, ना अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ना अच्छा इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, ना इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई ऐसा मतलब कि बेहतरीन जो है वो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, देन व्हाई इट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला इंस्टेड ऑफ poorly developed respiratory and excretory and circulatory systems, ना इसका कोई हेड है, ना इसका कोई आइज हैं, ठीक है, it is still present at the top of invertebrate phyla। Because of, इसकी रीजन क्या है? The reason is because of some striking resemblances of phylum Chordata and phylum Echinodermata। तो इनके दरमियान में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिजेंबलेंसेस यानी सिमिलरिटीज मौजूद है, जिसके बिहाफ के ऊपर इसको टॉप ऑफ द इनवर्टिब्रेट फाइला रखा गया। वो रिजेंबलेंसेस या उनको कहा जाता है इन एफिनिटीज, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द एफिनिटीज फॉर ऑफ द फाइलम Chordata। सो नाउ the affinities of phylum Echinodermata with Chordata and Hemichordata। तो जहाँ तक बात है पहले कॉर्डेट्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलम Chordata, उसके साथ इनकी एफिनिटीज या रिजेंबलेंसेस की बात करेंगे। तो पहली बात
The first resemblance is the radial cleavage. That is radial cleavage. इनके अंदर भी रेडियल क्लीवेज, एकाइनोडर्मेटा के अंदर भी रेडियल क्लीवेज, मीन्स दे बिलोंग टू ड्यूटेरोस्टोम्स. ठीक है, दोनों ही क्या हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स हैं. नंबर 2, दैट इज द ब्लास्टोपोर. Blastopore forms anus in both echinoderms and chordates. Clear? Or the mouth is formed away from blastopore. Clear? और तीसरी खास रिजेम्बलेंस दैट इज रिगार्डिंग कि इनके अंदर मौजूद है, दैट इज बायोकेमिकल पिक्यूलरिटीज. बायोकेमिकल पिक्यूलरिटीज in both echinoderms and chordates that is phosphocreatine. That is phosphocreatine. Phosphocreatine, जिसको क्रिएटिन फॉस्फेट भी कहते हैं. ये क्रिएटिन फॉस्फेट खास तौर पर इट इज द केमिकल, इट इज बेसिकली स्पेसिफिक केमिकल जो कि मसल्स के अंदर मौजूद है और ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है. इट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसको समझा जाता है. ठीक है, और इसके अलावा ये बोन्स के अंदर भी जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर भी इसकी कुछ यानी कि रिलेशनशिप मौजूद है. तो ये वाला केमिकल फॉस्फोक्रिएटिन या क्रिएटिन फॉस्फेट, ये दोनों के अंदर यानी कि एक तो मस्कुलर यानी कि सिस्टम, यानी इसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं स्केलेटो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर मौजूद है. और अब इसकी कुछ एग्जांपल्स. तो एग्जांपल्स इंक्लूड सी अर्चिन, the globular shaped cake urchin, flat biscuit shaped sea star, and the brittle star, etc. are the examples of this phyla. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.